एवरीवन। तो लूसेंट जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो लूसेंट जीके में हमने पढ़ा था कि मगध डायनेस्टी का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन से वंश उसमें आए थे। उसके बाद आज हमें पढ़ना है फॉरेन इन्वेजन के बारे में, यानी कि विदेशी आक्रमण के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि धनानंद के समय ही धनानंद की आर्मी से डरकर शायद अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर जो था, वो भारत के गंगा घाटी की तरफ आगे नहीं बढ़ा था। उसी के बाद हमें अब फॉरेन इन्वेशन यानी कि विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरानियन या पर्शियन इन्वेशन, तो ईरानियों का या पर्शियन लोगों का आक्रमण, इसमें कौन था? तो इसमें था डोरियस इन्वेशन। डोरियस नाम का एक विदेशी आक्रमण था ईरान का। तो वही आक्रमण किया था कब? तो 518 बीसी में। द अकमेनियन रूलर ऑफ ईरान who expanded their empire at the same time as the Magadhan princes। तो जो एम्पायर था यानी कि ईरान का जो शासक था, वो जब मगध एम्पायर का, मगध साम्राज्य का भारत में विस्तार हो रहा था, उसी समय वहां ईरान में भी उन शासकों ने अपना साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था। took advantage of the political disunity on the north-west frontier of India। तो जिस समय वो अपने साम्राज्य का विकास कर रहे थे, उस समय भारत में क्या था कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, यानी कि राजनीतिक एकता का अभाव था भारत में। और इसी का फायदा उठाकर विदेशियों ने भारत पर अपना सोचा कि हमने इस पे आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो किस पार्ट में? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत का जो सीमांत, उत्तर पश्चिम जो जगह था या जो प्लेस था, वहां पे उन्होंने सोचा कि हम अपना अधिकार जमा लेते हैं। यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव है। The Achaemenid ruler Darius I, जिसे कि दराय बाहु के रूप में जाना जाता है, penetrated into northwest India in 518 BC। तो डोरियस फर्स्ट जो था वो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में कब आया? तो 518 बीसी में। एंड अनेक्स्ट पंजाब वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में डोरियस नाम का एक ईरानी आक्रमणकारी था। वो 518 बीसी में भारत आता है और पंजाब को हड़प लेता है। और उसके बाद पंजाब कहाँ का क्षेत्र था? तो वेस्ट ऑफ इंडस यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र को, एंड सिंध यानी सिंध और सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था, उसको, पंजाब को और सिंध को वो हड़प लेता है डोरियस नाम का आक्रमणकारी 518 बीसी में। This area constituted the 20th province of Iran। और ये एरिया, ये जो क्षेत्र बन गया, ये कौन सा बन गया? तो ईरान का 20वां प्रोविंस बन गया। Total number of provinces in the Iranian Empire being 28। तो क्या हुआ कि टोटल नंबर जो था ईरानियन का, जो प्रोविंस था, ईरानियों का जो प्रोविंस था, उसमें टोटल 28 था, जबकि इसमें से 20वां उन्होंने किसको बना लिया? तो जो उन्होंने पंजाब और सिंध के क्षेत्र को जीता था, वो उनका 20वां प्रोविंस बन गया। From this province, empire received 360 talent gold as revenue। तो इस एम्पायर से, इस साम्राज्य से जो इन्होंने जीता था, तो 360 तोले के करीब सोना उन्होंने कर के रूप में लिया था या प्राप्त किया था। The Indo-Iranian contact lasted for about 200 years। तो भारत और ईरानियों का जो संबंध था वो लगभग 200 वर्षों तक रहा था। 200 वर्षों तक इंडिया के लोगों का ईरान के लोगों के साथ संबंध था। इफेक्ट्स ऑफ ईरानियन इन्वेशन, यानी कि क्या प्रभाव पड़े ईरानियों के आक्रमण का भारत में ईरानियों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? इट गेव एन इम्पेटस टू द इंडियन इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भारत का जो भी व्यापार और वाणिज्य था, उससे इसको प्रेरणा मिली और यहाँ से वहाँ की सामान या वस्तुओं की आदान प्रदान आसानी से होने लगी। Though the Greeks came to know about the great wealth of India, and this eventually led to the Alexander invasion of India। तो ईरानियों के वजह से, यानी कि ईरानी जब यहाँ आए, तो जो उनके माध्यम से ग्रीक्स जो थे, यूनान के जो लोग थे, वो भारत के विशाल संपत्ति के बारे में जाने कि भारत के पास कितना सारा संपत्ति है, कितना सारा धन है। और इसी को जानकर सिकंदर जो था, वो भारत पे अपनी आक्रमण की नीति बनाई या सोचा कि भारत पे हम भी आक्रमण करते हैं। The Iranian scribe brought into India a form of writing which came to be known as खरोस्थी स्क्रिप्ट। तो ईरानियों के जो लेखक थे, ईरान के कुछ लेखक थे, उन्होंने भारत में एक प्रकार का राइटिंग इंट्रोड्यूस किया जिसका क्या नाम था? खरोस्थी स्क्रिप्ट। ये खरोस्थी
खरोष्ठी स्क्रिप्ट किसके द्वारा लाया गया था? खरोष्ठी लिपि जिसे कहते हैं, ये ईरानियों के द्वारा ही ईरानी जो कुछ लेखक थे उनके द्वारा ही भारत में ये खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की गई थी। इट वॉज रिटेन राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक अरबिक, यानी कि यह दाएं से बाएं की तरफ जैसे अरबी भाषा लिखा जाता है, दाएं से बाएं की तरफ इसे लिखा जाता था। Iranian influence on Mauryan sculpture is clearly perceptible, especially in the bell-shaped capitals. तो ईरानियों का जो प्रभाव था वो मौर्य के जो कुछ स्कल्पचर थे, यानी कि कुछ शिलालेख थे या उन्होंने कुछ निर्माण किया था भवनों का, तो उस पे साफ साफ दिखाई देता है ईरानियों का प्रभाव मौर्यों के शिलालेखों पर, स्पेशली इन द बेल शेप्ड कैपिटल। तो बेल शेप जो कैपिटल है उस पे सीधा सीधा ईरानियों का प्रभाव दिखता है कि मौर्यों ने ईरानियों से प्रभावित होकर उनके जैसे भवनों का या शिलालेखों का, स्तंभों का निर्माण किया था। Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka edicts as well as in certain words used in them. तो ईरानियों का प्रभाव अशोका ने जो शिलालेख बनवाए थे उसमें भी दिखाई देता है। जो उसने प्रस्तावना शिलालेखों पर अंकित करवाया था अशोका ने, उसमें भी ईरानियों का प्रभाव दिखता है। अब दूसरा है मैसेडोनियन इन्वेशन, जिसे कि अलेक्जेंडर इन्वेशन से वो विख्यात है। यानी कि पहले तो ईरानियों के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया और ईरानियों के ही माध्यम से यूनानियों को पता चला, ग्रीक के लोगों को, कि भारत के पास बहुत संपत्ति है, हम भी इस पे आक्रमण करते हैं। और उसके बाद कौन आया? तो मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है भारत पे, मैसेडोनिया का सिकंदर का आक्रमण होता है। और कब होता है? तो 326 बीसी में। तो अलेक्जेंडर इन्वेशन कब होता है भारत में? 326 बीसी में। बीसी में अलेक्जेंडर का सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पे, जिसे मैसेडोनिया के आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। ईरानियों का इन्वेशन कब हुआ था? तो ईरानियों ने 518 बीसी में भारत पे आक्रमण किया था। ईरानियों के द्वारा 518 बीसी में, जबकि मैसेडोनिया के द्वारा 326 बीसी में। और मैसेडोनिया से कौन आया था? तो अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। In the 4th century BC, the Greek and the Iranian fought for supremacy of the world. तो चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में अलेक्जेंडर जो था, यानी कि ग्रीक के लोग, यूनान के लोग और ईरान के लोग दोनों आपस में प्रभुता के लिए लड़ाई किए, यानी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसकी लड़ाई ईरानियों और यूनानियों के बीच में हुई थी। Under the leadership of Alexander of Macedonia, the Greek finally destroyed the Iranian Empire. तो सिकंदर जो था, उस मैसेडोनिया का सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों को हरा दिया गया और पूरी तरीके से ईरानी साम्राज्य का विनाश कर दिया गया। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर के द्वारा, जो मैसेडोनिया का था, या उसे यूनान कह सकते हैं। तो यहाँ से ईरानियों का शासन, ईरानियों का साम्राज्य अलेक्जेंडर के द्वारा खत्म कर दिया गया। Alexander succeeded his father Philip to the throne of Macedonia. तो अलेक्जेंडर ने, उसका पिता, अलेक्जेंडर के पिता कौन थे? सिकंदर के पिता थे फिलिप, जिनका नाम था। तो वो फिलिप का उत्तराधिकारी बनता है। फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर वो उत्तराधिकारी बनता है। 20 साल का उम्र का ही वो बस था। और वहां से वो क्या करता है कि 20 साल की एज में वो मैसेडोनिया की साम्राज्य को अपने हाथों में ले लेता है। और from his very childhood he used to dream of the world conquest. He quickly conquest many areas. तो बचपन से ही उसके पास एक सपना था कि मैं पूरे विश्व को जीतूं। और उसने एक कुछ हद तक, बहुत जल्दी ही कुछ एरिया को जीत भी लिया था, कुछ क्षेत्रों को उसने जीत भी लिया था, जो कि उसके बचपन का सपना था। As a preliminary step to conquer India, the Kabul Valley and the hilly area of northwest frontier were conquered, and he reached Ohind near Attock in 326 BC. तो कुछ प्रारंभिक स्टेप्स में, कुछ प्रारंभिक समय में उसने भारत को कॉन्क्वेर करने की सोची
और काबुल वैली यानी कि काबुल घाटी जो थी और हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और उत्तर पश्चिम का जो सीमांत का क्षेत्र था वो उसके द्वारा जीत भी लिए गए भारत के जो क्षेत्र थे। और वो हिंद जो कि अटोक के नजदीक है, हिंद के पास पहुंच गया कब, तो 326 बीसी में ही पहुंच गया। द रूलर्स ऑफ तक्षशिला एंड अभिशारा सबमिटेड बट पोरस रिफ्यूज टू डू सो। तो जब तक्षशिला के और अभिशारा के जो शासक थे, तक्षशिला और अभिशार के जो शासक थे, उन्होंने तो अलेक्जेंडर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी कि वो हार मान गए। लेकिन पोरस जो राजा था, पोरस भारत का जो राजा था, वो ऐसा करने से इनकार कर दिया, यानी कि उसने अलेक्जेंडर के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की। अलेक्जेंडर देन क्रॉस द झेलम बाय अ ट्रिक। तो फिर क्या हुआ कि सिकंदर जो था वो झेलम नदी को पार कर गया और पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई, जिसमें कि पोरस की हार हुई थी और अलेक्जेंडर जीत गया था। लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जेनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। तो बहुत ही उदारता पूर्वक उसकी बहादुरी के लिए अलेक्जेंडर ने उसे बहुत सम्मान दिया। यद्यपि कि वो हार गया था, फिर भी उसकी बहादुरी के लिए सिकंदर ने उसे बहुत सम्मान दिया। और ये कहाँ लड़ाई लड़ी गई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ बितास्ता। बैटल ऑफ बितास्ता, और ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी ये लड़ाई। ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, यानी कि झेलम नदी के किनारे बैटल ऑफ बितास्ता हुआ था। किसके बीच में? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। आगे है कि दिस वॉज हाउ द इंडियंस वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर डिसयूनिटी। और यही कारण था कि भारतीयों के जो राजा थे भारत के, उनमें एकता नहीं थी और इसी वजह से जो पोरस को था अकेले ही लड़ना पड़ा। बाकी तो जो तक्षशिला के और अभिशारा के थे वो तो अपने आप को समर्पित कर चुके थे, यानी कि इन लोगों के बीच एकता की कमी थी और इसी वजह से था कि भारत के शासकों की हार हुई, पोरस की हार हुई और अलेक्जेंडर जो था वो पोरस को हरा दिया। After a brilliant victory at Sakala, the Greek forces reached the Beas. और सकाला में जब उनकी बहुत ही अच्छी जीत हो जाती है, उसके बाद यूनान के जो फोर्स थे, यूनान के जो अपने साथ जो वो आर्मी सैनिक लेकर आया था, वो अब ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया, ब्यास नदी को पार करने के लिए। अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न फ्रॉम दिस प्लेस एज हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू गो एनी फर्दर। और सिकंदर को ब्यास नदी के किनारे से ही अपने देश को लौटना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जितने भी सैनिक आए थे वो आगे बढ़ने से मना कर दिए। यानी कि झेलम के किनारे जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बितास्ता, उसमें ही उसके सैनिकों ने हार मान ली थी। बहुत बड़ी वो लड़ाई हुई थी और उसमें उसके सैनिक हार मान गए थे कि नहीं, हम भारत नहीं जाएंगे और अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके साथ हम नहीं जा सकते हैं। और इस वजह से सिकंदर जब अकेले पड़ गया, उसकी आर्मी उसके साथ नहीं दी, तो वो क्या किया कि अपने देश को वहीं से लौट गया। After making the battle of Jhelum and Shakala had opened their eyes and they were afraid of great Magadhan empire across the Beas. तो जो झेलम के किनारे जो लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, तो उससे उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि अभी तो बहुत विशाल साम्राज्य, मगध साम्राज्य बाकी ही है, जो कि ब्यास नदी को पार करने के बाद मिलेगा। अभी हमारा ये हाल है, एक राजा ने हमारा इतना अच्छा सामना किया, तो अभी तो मगध एम्पायर इतना बड़ा है, वहां जाएंगे तो हमारी तो हार निश्चित है। इस वजह से उसकी आर्मी डर गई और वहां से वो लौट गई। इसके कारण यह हुआ कि अलेक्जेंडर को भी वहीं से लौटना पड़ा। He reached after making some administrative arrangements for the concurrent territory. Alexander marched back in September 325 BC. तो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर जिन जिन क्षेत्रों को उसने जीता था, उसमें अपने हिसाब से कुछ प्रशासनिक व्यवस्था उसने बनाया और वहां से 325 BC में अपने देश को लौट गया, यानी कि मैसेडोनिया चला गया। He reached Babylon in 323 BC, where he died at the age of 33. तो बेबीलोन में वो 323 BC में पहुंचता है और 33 साल के उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 20 साल से ही वो राजा बना, इतने सारे एरियाज को कॉन्क्वेयर भी किया, जीता भी, और 33 साल के उम्र में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। When Alexander died, no one was able to keep newly one empire together. तो जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो जितने भी उसके बाद शासक हुए यूनान में या मैसेडोनिया के क्षेत्रों में, तो वो आगे साम्राज्य को एकत्रित कर रहे या साम्राज्य की अच्छी व्यवस्था बनाने में असफल रहे, यानी कि वो अच्छे शासक नहीं बन पाए।
After years of war among his generals, it was split up into a smaller kingdoms, Macedonia, Babylonia and Egypt. तो बहुत सालों तक उसके सेनापतियों के बीच झगड़ा हुई और जो इतना बड़ा किंगडम था, इतना बड़ा साम्राज्य था उसके द्वारा जीता हुआ, वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। कौन कौन सा हुआ? तो 3 साम्राज्यों में बट गया, मैसेडोनिया, बेबीलोनिया और इजिप्ट। ये 3 टुकड़े कर दिए गए। इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन, यानी कि अब सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? By opening up both the land and sea routes between India and Europe, it brought both of them closer to each other. तो भारत और यूरोप के बीच में बोथ लैंड एंड सी रूट, यानी कि भूमि मार्ग और समुद्री मार्ग, ये दोनों खुल गए। इस वजह से यूरोप और इंडिया जो था बहुत ही और नजदीकी बढ़ गई उनके बीच। सामान मतलब कि सामान ले आने में बहुत आसानी हुई, समुद्री मार्ग और भूमि मार्ग, लैंड मार्ग दोनों खुलने से। Indirectly, this invasion made possible the establishment of Indo-Bactrian and Indo-Parthian states, which at a large stage considerably influenced Indian architecture, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एस्ट्रोनॉमी एंड क्वाइनेज। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन स्टेट के बीच में इसकी स्थापना हो गई, और विच इज और बाद में क्या हुआ कि इसका जो प्रभाव था वो भारतीय आर्किटेक्चर पे पड़ा। और आर्किटेक्चर में कौन कौन से आते हैं? तो गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जो कि इसका एक अच्छा उदाहरण है। मूर्ति कला जो है गंधारा स्कूल का, वहाँ का एस्ट्रोनॉमी पे और क्वाइनेज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। This invasion opened the eyes of Indian politicians to the necessity of creating a unified empire. तो इस आक्रमण से क्या हुआ कि भारत के जितने भी राजनीतिज्ञ लोग थे, जितने भी सम्राट थे, उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ये लगा कि हमें अब यूनाइटेड होकर रहने की जरूरत है, हमें अब एकता बनाए रखने की जरूरत है, ताकि कोई भी आता है हमें तो हमें हमारे बीच में जो एकता नहीं है उस वजह से हमें हरा कर चला जाता है। तो अब हमें एकता लाने की अपने आप में जरूरत है। The date of invasion of Alexander is the first reliable date in the early Indian history and considerably help us in solving chronological difficulties. तो सिकंदर का जो आक्रमण था वही एक पहला विश्वसनीय डेट है, पहला विश्वसनीय दिनांक है, जिसे कि भारतीय इतिहास में सही माना जाता है। और ये क्या करता है कि जो कालानुक्रमिक कठिनाई को कम करने में मदद करता है, यानी कि कालक्रम में कब क्या पहले हुआ, कैसे हुआ, इतिहास का जो क्रम है उसको सिकंदर के जो आक्रमण थे उसी से ही पता लगाया जा सकता है। यानी कि ये एकदम ऑथेंटिक है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, और उसी से भारत के आगे क्रोनोलॉजी को जानने में मदद मिलती है। तो ये हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेजन आज खत्म होता है। आगे हम इस अगले क्लास में हम रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।